नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। रात के 9 बज रहे हैं और दिन की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। आपको तमाम बड़ी खबरें आगे दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत हम कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत सामने आई है। नरेंद्र गिरी ने 4 पेज की वसीयत लिखी थी। इस वसीयत पर 4 सितंबर 2021 के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने अपनी वसीयत में स्वामी बलबीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। तो इस वक्त स्क्रीन पर आपको ये वसीयत का जो है स्क्रीनशॉट भी हम दिखा रहे हैं, स्कैन्ड कॉपी माफ कीजिए आपको हम दिखा रहे हैं। और 4 सितंबर 2021 की ये वसीयत है महंत नरेंद्र गिरी की, जिसमें उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बलबीर गिरी को घोषित किया है। इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक राज जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये वसीयत तो सामने आई है, लेकिन क्या बड़ी बातें हैं इसकी, सबसे पहले ये बताइए। जी मीनाक्षी, देखिए ये जो वसीयतनामा सामने आया है ये इनकी आखिरी और तीसरी वसीयत है। इससे पहले इन्होंने 7 जनवरी 2010 और 29 अगस्त 2011 की वसीयत को इन्होंने इस आखिरी वसीयतनामा में लिखा है कि मैं इसे निरस्त करता हूं। और जो इनकी ये तीसरी और आखिरी वसीयत है जो इन्होंने 4 सितंबर को लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि बलबीर गिरी मेरे जाने के बाद या जब मैं अपना स्वामित्व छोड़ूंगा अपने मन से, उसके बाद वो महंत रहेंगे और उसके बाद ब्रह्मलीन होने के या उसके स्वेच्छा से पद त्यागने की दशा में वो बागंबरी मठ गद्दी के महंत होंगे। इसके अलावा मीनाक्षी ये भी कहा गया है कि बागंबरी मठ जो है ये इसकी प्राचीन परंपरा के अनुसार ही नया मंडल इन्होंने पंजीकृत कराया है और उससे सलाह और सहयोग की भी अपेक्षा करने की ये बात करते हैं। इसके बाद ये भी इन्होंने वसीयत में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि यह वसीयत इनके ब्रह्मलीन होने के बाद जो संपत्ति और बैंक खातों का संचालन है वो भी स्वामी खातेदार करेंगे और जो संपत्ति है चल संपत्ति उसका प्रबंधन और निस्तारण भी वही करेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने आनंद गिरी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं कि वो विदेश यात्रा में लीन रहते हैं और उनके खिलाफ जिस तरीके से बातें चल रही हैं वो मठ के खिलाफ है, मंदिर के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है और इसीलिए वो चाहते नहीं है कि आनंद गिरी जो है वो उनके उत्तराधिकारी बने और बलबीर गिरी को इसीलिए वो उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तावित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और इस वसीयत में उन्होंने यही लिखा। साथ में उन्होंने लिखा है कि उनकी जो आयु है वो 61 वर्ष की हो गई है और इस वक्त वो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं और 2004 से मठ बागंबरी गद्दी के महंत भी हैं। तो मीनाक्षी, ये सारी बातें इस वक्त जो निकल के सामने आ रही हैं इनकी आखिरी वसीयतनामा में। जी अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए और इस वक्त मैं चाहूंगी आप ये दिखाएं। मेरे हाथ में ये वसीयत की कॉपी इस वक्त मौजूद है और इस कॉपी में 4 पेजेस हैं। वसीयत की जो ये कॉपी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत पर, इसमें 4 पेजेस हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्टैम्प पेपर पर बना हुआ है। कुछ हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ यहाँ पर। मैं महंत श्री नरेंद्र गिरी, साधक शिष्य ब्रह्मलीन गुरु महंत भगवान गिरी निवासी, फिर आगे मकान नंबर और बागंबरी गद्दी का जिक्र है, आधार कार्ड और उनके मोबाइल नंबर। मेरी आयु 61 वर्ष की हो गई है और मैं इस समय अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष हूँ। अत्यधिक व्यस्तता रहती है तथा आकस्मिक यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। मैं वर्ष 2004 से मठ बागंबरी गद्दी प्रयागराज का महंत भी हूं और कुशलता से प्रबंधन एवं सामाजिक धार्मिक कार्य संपादित कर संपन्न कर रहा हूं। मठ एवं मंदिरों का प्रबंधन तथा उससे संपत्तियों का विकास करके पुरानी स्थापित परंपरा का पालन कर रहा हूं। इधर फिर उनके सिग्नेचर भी आपको दिखाई देंगे, थंबप्रिंट्स भी दिखाई देंगे। अब ये दूसरा पन्ना है आपके सामने जो इस वक्त मैं रख रही हूँ। यात्राओं में सम्मिलित होने के कारण जीवन की अनिश्चितता है, अतः दिनांक 7 जनवरी 2010 को पंजीकृत वसीयतनामा, जिसकी रजिस्ट्री नंबर उन्होंने आगे मेंशन किया और फिर लिखा है अपने योग्य शिष्य स्वामी बलबीर गिरी को किया था। वह धार्मिक यात्राओं सम्मेलनों में सम्मिलित होने हरिद्वार, नासिक, पुरी आदि देश के विभिन्न धार्मिक नगरों में रहने लगे थे अथवा हिमालय में तपस्या करने चले गए थे, जिससे मठ के प्रबंधन आदि में सहयोग हेतु उपस्थित नहीं रह पाते थे, जिससे मठ के प्रशासन व प्रबंधन में असुविधा थी, सहयोग नहीं होता था। इसीलिए मैंने विचार करके पुनः 29 अगस्त 2011 को अपने अन्य उपलब्ध योग्य शिष्य स्वामी आनंद गिरी के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया। यानी वो ये बता रहे हैं कि पहले बलबीर गिरी क्योंकि व्यस्त थे, बिजी रहते थे अपनी धार्मिक यात्राओं के सम्मेलनों की वजह से, जिस वजह से आनंद गिरी का नाम उन्होंने लिखा था पिछले वसीयतनामे में, लेकिन फिर वो आगे बता रहे हैं कि दिनांक 7 जनवरी 2010 को वसीयतनामा निरस्त कर दिया जो आनंद गिरी के नाम पर था। अब स्वामी बलबीर गिरी वर्ष 2015 से मठ में आकर पुनः सेवा व प्रबंधन आदि में सहयोग कर रहे हैं, जबकि स्वामी आनंद गिरी विदेश यात्राएं करके विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होने जाते हैं।
स्वयं की संस्था गंगा सेना के नाम से बनाकर मठ के उद्देश्य से भिन्न कार्य कर रहे हैं और उन पर विदेश में धर्म विरुद्ध कार्यों में संलिप्त होने के आरोप भी लगते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के मठ बागंबरी गद्दी में मेरी तथा मंदिर बड़े हनुमान जी आदि की ख्याति नष्ट हो रही है तथा मुझसे जुड़ाव होने से मेरी प्रसिद्धि, ख्याति व धार्मिक सेवा की बदनामी हो रही है। इसीलिए उनसे मठ का हित सुरक्षित नहीं है। तो ये बात जो है इस वसीयतनामे में लिखी है, जिसमें इस बात का जिक्र कर रहे हैं नरेंद्र गिरी कि पहले उन्होंने बलबीर गिरी के नाम पर किया था, फिर आनंद गिरी के नाम पर किया, उसके बाद आनंद गिरी का नाम क्यों हटाया, क्योंकि उनके काम करने के तरीके से नाखुश थे और विदेशों में जिस तरह की घटनाएं घटित हुई उससे कैसे नरेंद्र गिरी का नाम खराब हुआ, मठ का नाम खराब हुआ। लिहाजा ये इस बात पे वसीयत में वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इस वजह से मैं वापस बलबीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रहा हूं। अतः मैं खूब सोच समझकर बिना किसी भय, दबाव व प्रलोभन के अपने स्वस्थ मस्तिष्क से नामित कार्यकारी मंडल के सदस्यों से विचार विमर्श करके निश्चय किया कि वसीयतनामा, जिसकी तारीख 29 अगस्त 2011, जिसकी रजिस्ट्री नंबर ये है, स्वामी आनंद गिरी के कृत्य व आचरण से मठ तथा मंदिर से मुक्त रह सकूं। अतः उक्त वसीयतनामा निरस्त करता हूं, यानी पुराने को निरस्त करके अब वो नए की बात कर रहे हैं। इसीलिए सुयोग्य उत्तराधिकारी नियुक्त करने का निश्चय करके तथा स्वामी बलबीर गिरी के सेवा भाव, लगन व मेरे और मठ के प्रति भक्ति व तत्परता का विचार करके मैं आज दिनांक 2 जून 2020 को अपने स्वस्थ मस्तिष्क से बिना किसी भय व दबाव व प्रलोभन के धर्म एवं मठ की रक्षा का विचार करके ये अंतिम वसीयत करता हूं, जिसके अनुसार जब तक मैं जीवित रहूंगा उसके पूर्व स्वेच्छा से पद त्याग नहीं देता हूं। मठ बागंबरी गद्दी प्रयागराज का महंत रहूंगा तथा अपने कर्तव्यों का पालन करता रहूंगा। मेरे ब्रह्मलीन होने पर स्वेच्छा से पद त्यागने की दशा में मठ बागंबरी गद्दी महंत श्री स्वामी बलबीर गिरी, साधक शिष्य महंत श्री नरेंद्र गिरी प्रयागराज होंगे। यानी साफ तौर पर उन्होंने ये घोषणा कर दी कि इस वसीयतनामे के मुताबिक जब नरेंद्र गिरी नहीं रहेंगे तो उस सूरत में स्वामी बलबीर गिरी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बताया है। और अभिषेक, देखिए, इस वसीयतनामे में 3 मुख्य बातें निकलकर सामने आ रही हैं। किन परिस्थितियों में आनंद गिरी को साइडलाइन करके वापस बलबीर गिरी को ला रहे हैं, क्यों उन पर अपना भरोसा जता रहे हैं। दूसरी बड़ी बात ये वो जिक्र कर रहे हैं कि सबसे सलाह मशवरा करके ये फैसला लिया है। और तीसरी बड़ी बात ये कि उन्हें बड़ा शक था इस बात पर कि आनंद गिरी के वहां रहते हुए परिस्थितियां बदल सकती हैं, इसलिए किसी भी अनिश्चितता को खारिज करते हुए उन्होंने पेपर पर क्लियर लिख दिया है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। जी मीनाक्षी, बिल्कुल। देखिए, अगर ये वसीयत को पूरे तरीके से जो आपने पढ़ा उसमें साफ साफ इन्होंने लिखा है कि जो आनंद गिरी हैं वो धार्मिक कार्यों को छोड़कर विदेश यात्रा में लीन रहते हैं और उनके खिलाफ जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और अन्य के देशों में जो मुकदमे चले थे उससे वो काफी आहत है। जब हमारी बात वहां पे लोकल लोगों से हो रही थी जो नरेंद्र गिरी के करीबी माने जाते थे, तो बताते थे कि आनंद गिरी के इन कामों से जो महंत जी थे वो काफी दुखी थे और वो नहीं चाहते थे, वो बहुत प्यार करते थे आनंद गिरी से, लेकिन जिस तरीके की बातें उनके खिलाफ सामने आ रही थी उससे वो काफी आहत थे। और इसी आहत होने के कारण उन्होंने पहले तो बलबीर गिरी के खिलाफ जो ये पूरा बनाया गया था, इन्होंने पूरा जो वसीयत लिखा था उसको फिर आनंद गिरी अपने शिष्य के नाम किया था और फिर इनके कामों को देखते हुए इन्होंने वापस से बलबीर गिरी के नाम पे पूरे वसीयत को किया और बताया कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं इस मठ का महंत रहूंगा, स्वामित्व रहेगा मेरे पास, और मेरे मरने के पश्चात या मेरे स्वेच्छा से पद त्यागने के पश्चात ये मठ का जो महंत होंगे अगले वो बलबीर गिरी होंगे। ठीक है अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। रविकांत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, देखिए, अब जब ये वसीयतनामा सामने आया है और इस वसीयतनामे में एक बार फिर ये इस बात का जिक्र है कि वो आनंद गिरी के काम करने के तरीके और उनसे जुड़ी घटनाओं से कितने नाखुश थे, तो ये वसीयतनामा क्या इन्वेस्टिगेशन में कोई रोल प्ले करेगा? रविकांत, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर संपर्क करेंगे रविकांत से, लेकिन अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, अब 2 बातें हैं। इन्वेस्टिगेशन में इस वसीयतनामे का क्या रोल रहेगा, क्योंकि इसमें भी आनंद गिरी से उनकी नाराजगी झलक रही है। और दूसरी बात ये, जब नरेंद्र गिरी ये कह रहे हैं कि सबसे सलाह मशवरा करके ये फैसला लिया गया है, तो ये कौन लोग हैं जिनसे सलाह मशवरा हुआ है?
हाँ जी, देखिए मीनाक्षी, मठ के अंदर कई साधु संत महात्मा और उनके महामंत्री रहते हैं, और निश्चित तौर पे इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कहीं ना कहीं नरेंद्र गिरी ने सबसे संपर्क साधा होगा, सबको विचार में लिया होगा, सबको कॉन्फिडेंस में लिया होगा, और उसके बाद ये पूरा जो वसीयत है इन्होंने तैयार किया होगा। आपको याद हो तो कुछ दिन पहले ये बातें निकल के सामने भी आई थी, और इस वसीयत में इसका जिक्र भी है कि आनंद गिरी गंगा सेना करके अपनी एक अलग आश्रम की तैयारी कर रहे हैं हरिद्वार में, और वो जो बागंबरी गद्दी है, बागंबरी मठ है, वहां से कहीं ना कहीं वो अलग होते जा रहे हैं। बिल्कुल, और इस वसीयत में भी उस बात का जिक्र देखिए नरेंद्र गिरी कर रहे हैं। अभिषेक, जो आप बता रहे हैं कि गंगा सेना, इनफैक्ट वो लाइन बहुत क्लैरिटी के साथ लिखी गई है कि वो कई ऐसे काम कर रहे हैं जो मठ के काम से भिन्न है, जो उस उद्देश्य से भिन्न है जिस दिशा में हम काम करते हैं। और गंगा सेना का भी जो है इसमें जिक्र किया गया है कि वो गंगा सेना चला रहे हैं जो हमारे काम करने के तरीके से भिन्न है। यानी ये नाराजगी पिछले काफी समय से जिस तरह से चल रही थी वो ऑन पेपर भी है, पेपर में भी उसका जिक्र किया गया है, और डॉक्यूमेंट है ये अपने आप में एक। इसलिए देखना ये होगा कि अब जब इस मामले का इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, सीबीआई सीन्स तक रिक्रिएट करके घटनास्थल के पूरा इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि आखिर उस दिन हुआ क्या, तो ऐसे में इस वसीयतनामे का क्या रोल रहेगा, इसकी क्या भूमिका रहेगी, ये तमाम बिंदु अभी ऐसे हैं जो सवालों के दायरे में है। अभिषेक, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, देखिए संत समाज में भी एक तरह का डिफरेंस यहां पर दिखाई दे रहा है, मतभेद दिखाई दे रहे हैं। मुझे ध्यान है जिस दिन उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, जिस दिन समाधि में ले जाए जाने की प्रक्रिया हो रही थी, उस दिन रामविलास वेदांती आए थे, तो उनका तो उल्टा ये कहना था कि जिनका नाम वसीयत में है वो भी कहीं ना कहीं आरोपी हैं, उनको लेकर भी जो है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जांच के दायरे में उन्हें भी लाना चाहिए। तो ऐसे में जितने ये वर्जन सामने आ रहे हैं, जितने ये आरोप सामने आ रहे हैं, इस लिहाज से ये डॉक्यूमेंट कितना अहम हो जाएगा जांच में? देखिए, जांच में ये डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा मायने रखेगा इस लिहाज से कि इसमें दो लोगों का नाम मुख्य रूप से सामने आ रहा है। बलवीर गिरी जो अभी के हिसाब से जो आखिरी वसीयत है इसके हिसाब से उत्तराधिकारी है, और दूसरे आनंद गिरी जो कि पहले जो उनके दूसरे वसीयत है उनके हिसाब से वो उत्तराधिकारी थे। तो ये बात सीबीआई कहीं ना कहीं जांच में अपना जरूर बिंदु रखेगी कि क्या आनंद गिरी को इस बात का पता था कि ये वसीयत उन्होंने बनाई है और वापस से आनंद गिरी का नाम हटा के बलवीर गिरी के नाम पे किया है, और क्या ये भी एक कारण था कि वो नरेंद्र गिरी को इस बात को लेकर परेशान कर रहे थे या फोन कर रहे थे, या इस बात से वो आहत थे, या कहीं ना कहीं जो वेदांती जी बात कर रहे थे कि जो बलवीर गिरी हैं उनको भी क्या इस बात की सूचना थी कि महंत जी ने इनके नाम पे वसीयत की है, आखिरी वसीयत, और क्या जो वसीयत की कॉपी है ये किसी के पास थी या नहीं थी, क्या इन लोगों के पास थी या नहीं थी, ये जांच का विषय है। और मुझे लगता है कि सीबीआई की जो टीम है वो इस बिंदु पे जरूर एक बार जरूर जांच करेगी। जी, रविकांत भी हमारे साथ आ गए हैं। रविकांत, हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन का हमें इंतजार करना होगा कि उसमें मामला किस तरह से आगे बढ़ता है, लेकिन अगर इस वसीयत की जानकारी कुछ और लोगों को थी, और अगर इस वसीयत की जानकारी आनंद गिरी को थी, जिसमें क्लैरिटी के साथ दिखाई दे रहा है कि उन्हें साइडलाइन करके बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी घोषित किया है, तो अगर इन्वेस्टिगेशन की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो ये तो सीधा सीधा एक मोटिव भी दिखाई देता है। मीनाक्षी, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है, लेकिन जब महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट सामने आया तो उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि बलवीर गिरी जो कि मठ के कामकाज को देख रहे हैं, मेरे न रहने पर उनको दिया जाए। लेकिन ये जो वसीयतनामा है 2021 का बताया जा रहा है, 4 पेज का बताया जा रहा है, इसमें क्लियर कट मेंशन किया गया है कि मैं मठ का उत्तराधिकारी उनको बनाता हूँ। तो यानी ये पहले से तय हो चुका था कि बलवीर गिरी ही मठ के उत्तराधिकारी होंगे। तो जो सुसाइड नोट आया है महंत नरेंद्र गिरी का, उसमें ये जो बातें लिखी गई हैं उन्होंने क्लियर कट मेंशन क्यों नहीं किया, ये जो है संदेह पैदा करता है, और ये डॉक्यूमेंट्स जो है जांच की अहम कड़ी बन सकता है। सीबीआई इसको मॉनिटर करेगी और इसको एग्जामिन करने के बाद जिस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने ये वसीयतनामा बनाया गया होगा, उनकी जानकारी में होगा, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है मीनाक्षी कि क्या इस वसीयतनामे की जानकारी मठ के किसी भी व्यक्ति को थी या नहीं, अगर थी तो इतने दिनों तक इसको दबाकर क्यों रखा गया, और महंत नरेंद्र गिरी के निधन के बाद ही ये वसीयतनामा बाहर क्यों आया है।
क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है या ऐसी चर्चा चलती है कि हम इनको उत्तराधिकारी बनाएंगे तो उस बात का ऐलान हो जाता है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा मीनाक्षी की जो सुसाइड नोट आया था उसमें उन्होंने ये कहा कि मैंने इस तारीख को प्रयास किया कि मैं आत्महत्या करूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पाई। और जब उनका आत्महत्या की बात सामने आई उस दौरान भी उन्होंने उसमें मेंशन किया था कि मैं ये चाहता हूं कि आनंद गिरी को यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि उनके जो कार्य हैं वो धर्म सम्मत नहीं है और विदेश की यात्राओं के दौरान जो उन्होंने कार्य किया है उससे मैं नाखुश हूँ। उससे जो मठ की प्रतिष्ठा है, जो गरिमा है, वो धूमिल हुई है। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये वसीयतनामे में भी वो आनंद गिरी से दुखी दिखाई दे रहे हैं, जो सुसाइड नोट है उसमें भी वो दिखाई दे रहे हैं, और दोनों ही जगहों पर वो बलबीर गिरी से इंप्रेस दिखाई दे रहे हैं, उनसे खुश दिखाई दे रहे हैं। इसी से उन्होंने इस बात को कहा है कि मेरे न रहने पर उनको उत्तराधिकारी बनाया जाए। लेकिन अब सवाल यही बड़ा है, सुसाइड नोट से पहले ही ये वसीयतनामा बन चुका है, 2021 का बताया जा रहा है, 4 पेज का है, जो कि टाइम्स ऑफ भारत आपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा रहा है। तो ये पहले क्यों नहीं आया और इसमें जो बातें बताई गई हैं, क्या इस बात की जानकारी मठ के किसी और व्यक्ति को थी या नहीं? और देखिए रविकांत, जब आप ये इन्वेस्टिगेशन में अब कैसे ये एक अहम डॉक्यूमेंट होगा इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो उसी बीच देखिए जब ये पेज नंबर 2 जो इस वक्त मेरे हाथ में है इस वसीयत का, इसमें पहले वो ये बता रहे हैं कि 7 जनवरी 2010 को एक वसीयतनामा पंजीकृत हुआ, रजिस्टर हुआ, जिसमें बलबीर गिरी जो हैं उन्हें उत्तराधिकारी मेंशन किया गया था, उनका नाम दर्ज था उसमें। लेकिन फिर इसी में नरेंद्र गिरी आगे बता रहे हैं कि बलबीर गिरी क्योंकि हरिद्वार, कभी नासिक, कभी पूरी देश के अलग अलग धार्मिक नगरियों में वो पहुंचते थे, उनका काम रहता था, और जो दिक्कतें उस दौरान होती थी उसे देखते हुए जो दूसरा उपलब्ध योग्य शिष्य था हमने उसका नाम फिर उत्तराधिकारी के तौर पर दे दिया और वो था आनंद गिरी का नाम। और फिर वो बता रहे हैं कि 7 जनवरी 2010 की जो वसीयत थी उसे निरस्त किया और 29 अगस्त 2011 को आनंद गिरी के पक्ष में दूसरा वसीयतनामा तैयार हुआ। लेकिन फिर नरेंद्र गिरी को आनंद गिरी के काम करने के तरीके में जो गड़बड़ियां दिखाई दी, विदेशों की जो घटनाएं उनके सामने आई, या जैसे आनंद गिरी अपनी संस्था गंगा सेना बनाकर काम कर रहे थे, उससे किस तरह से धर्म विरुद्ध कार्यों में संलिप्त होने के आरोप लगे, इन बातों का जिक्र किया, तो फिर इसे भी निरस्त किया गया और एक बार फिर से बलबीर गिरी जो है वो पिक्चर में आते हैं। यानी 3 बदलाव यहां पर इस वसीयतनामे के हिसाब से रविकांत दिखाई दे रहे हैं। अब अगर इस लिहाज से देखा जाए तो बलबीर गिरी से भी शुरुआत में नरेंद्र गिरी उतने प्रभावित नहीं दिखते एक उत्तराधिकारी के तौर पर और आनंद गिरी को चुनते हैं, लेकिन फिर आनंद गिरी को कैंसिल करते हैं और वापस बलबीर गिरी पिक्चर में आते हैं। तो ये सारे जो उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं रविकांत, ये अपने आप में इन्वेस्टिगेशन में एक सवाल के तौर पर सीबीआई के सामने भी होंगे, जिसके जवाब तलाश जाने बहुत जरूरी हैं कि आखिर घटा क्या इन तीनों किरदारों के बीच में। बिल्कुल मीनाक्षी, आपने सही कहा, ये 2 अहम किरदार हैं। इस पूरे मामले की जो जांच होगी इसमें दोनों ही लोगों से पूछताछ होगी, क्योंकि सबसे पहले मठ के जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि आनंद गिरी बहुत ही ज्यादा करीब थे नरेंद्र गिरी के, उनको बहुत मानते थे और एक सोशल मीडिया पर उनका वीडियो भी वायरल हुआ कि कुछ उनके कार्यों से वो नाराज थे, तो वो सार्वजनिक रूप से आकर माफी मांगते हैं और उसके बाद वो हरिद्वार चले जाते हैं। लेकिन ये 3 जो बदलाव किए गए हैं वो 2 ही व्यक्तियों को लेकर किए गए हैं, आनंद गिरी और बलबीर गिरी। अब इन दोनों लोगों में से कौन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जिम्मेदार है कि ये बार बार बदलाव क्यों हो रहा था? आखिरकार कौन है जो महंत को ये प्रेशर कर रहा था कि वो वसीयतनामे में बदलाव करें? क्योंकि जो वसीयतनामा और जो सुसाइड नोट सामने आया है उसमें तकरीबन अलग अलग बातें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सुसाइड नोट में भी वही उसी बात का जिक्र है और जो वसीयतनामा है उसमें भी आनंद गिरी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि वो धर्म सम्मत काम नहीं कर रहे थे, विदेश की यात्राएं करते थे, जिससे जो मठ की प्रतिष्ठा है वो धूमिल हो रही थी और बलबीर गिरी को करीब दिखाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब सीबीआई की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो वो इन दोनों लोगों से पूछताछ करेगी और ये पूछेगी कि आखिरकार जब महंत जी ने ये वसीयतनामे में लिखा है कि मैं पूरे होशो हवास में ये अपना वसीयतनामा बना रहा हूं, तो आखिरकार उनको 2 से 4 साल के भीतर ही ये बदलाव क्यों करने पड़े? आखिरकार उनका मन स्थिर क्यों नहीं रहा किसी एक व्यक्ति को लेकर, किसी एक शिष्य को लेकर? ये जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और
तकरीबन ठीक है हर रोज रविकांत, मैं लौट रही हूँ आपके मामले पास, आप बने रहिए। हमारे साथ अभिषेक भी लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए, जब ये वसीयत आपके हाथ में पहली बार आई तो आपने भी देखा होगा कि ये 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर बनी हुई है, 4 इसमें पेजेस हैं। कानून की बारीकियों के हिसाब से अगर इस पर हम नजर डालें तो कोर्ट में जब इसे प्रेजेंट किया जाएगा, इसकी ऑथेंटिसिटी, ये कितना वैलिड होगा और इसे किस तरह से परखा जाएगा कानून की बारीकियों पर? जी देखिए मीनाक्षी, ये सर्टिफाइड कॉपी है और ये कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी है। तो जो कोर्ट में जब ये जाएगा मामला और जिस तरीके से पूरी बातें सामने जाएंगी तो निश्चित तौर पे कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अटेस्ट करा के बाकायदा कोर्ट में सर्टिफाई करा के इसकी पूरी तफसील से इस वसीयत को बनाया है। अब ये देखने वाली बात है और सोचने वाली बात है कि आखिर महंत जी के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था कि अचानक से उन्होंने किस तरीके से इस वसीयत को बनाया और अचानक से जो नाम चेंज करने की बात सामने आ रही है कि पहले बलबीर गिरी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया, फिर आनंद गिरी को बनाया, और फिर वो क्या परिस्थितियां थी कि अचानक से उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि मुझे अब वसीयत बनाना चाहिए और ये सही समय है जब मुझे बलबीर गिरी के नाम पे वसीयत बना के आनंद गिरी को उत्तराधिकारी पद पर। और एक गौर करने वाली बात अभिषेक, देखिए, इसमें यह भी है कि जब इसमें पूरा का पूरा डिटेलिंग जो दिया है उसमें नरेंद्र गिरी पूरा सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि पहली वसीयत इस तारीख को बनी, इसके नाम पे बनी, फिर उसे कैंसिल किया, निरस्त किया, फिर दूसरी वसीयत आनंद गिरी के नाम पे दी, फिर उसे भी कैंसिल किया और अब वापस हम बलबीर गिरी को पिक्चर में लेकर आ रहे हैं। लेकिन जब तक मैं जीवित हूं, मैं ठीक ठाक तरीके से काम कर रहा हूं, मैं यहां पर हूं, लेकिन मेरे ना रहने की सूरत में बलबीर गिरी ही होंगे उत्तराधिकारी। तो उन्होंने पूरा सिलसिलेवार तरीके से इस कहानी को बताया है। क्या उनके मन में किसी तरह का संशय था, डाउट था कि कोई उनके फैसले पर सवाल उठा सकता है, किसी तरह की कोई तकलीफ हो सकती है, जिस वजह से उन्होंने ऑन पेपर ये सब कुछ दिया? जी बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए, अगर इस वसीयत को पूरे सिलसिलेवार ढंग से आप पढ़ेंगी तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं अपने सहयोगी और समर्थक इन सबों से जो अनुशंसा है सबसे बातचीत करने के बाद ये फैसला ले रहा हूं। तो उन्होंने 3 जो वसीयत की डेट है उसको भी वहां पे मेंशन किया है कि कोई काट ना सके, किसी प्रकार का द्वंद्व ना रह सके, कोई उनके फैसले पे सवाल ना उठाए और ये भी ना कहे कि महंत जी ने स्वयं से खुद से ये फैसला पूरा लिया है। इसलिए उन्होंने लिखा है साफ साफ कि मैंने अपने जो संबंधी थे, जो मेरे आसपास के लोग थे, जो अलग महंत थे, मंत्री थे, उन सबसे विचार करने के बाद ये पूरा फैसला लिया है और मैं आनंद गिरी के जो काम है उनसे काफी नाखुश हूं। जिस तरीके से वो धर्म संबद्ध काम नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से वो धर्म विरुद्ध काम कर रहे हैं, जो बातें विदेशों से उनके बारे में सामने आ रही थी, इस बात से वो बिल्कुल आहत थे। और उसके बाद जिस तरीके से बलबीर गिरी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी के रूप में पेश करने की इस वसीयत में बात की है, कहीं ना कहीं सीबीआई के मन में भी ये संशय का सवाल रहेगा कि क्यों, आखिर ये क्या परिस्थितियां थी कि महंत जी ने अचानक से पहले बलबीर गिरी, फिर आनंद गिरी और फिर बलबीर गिरी को पिक्चर में फ्रेम किया और इतने साफ साफ तरीके से, इतने सिलसिलेवार ढंग से इस वसीयत को बनाया। ठीक है रविकांत, अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार जरा आप उनको ये भी बता दीजिए कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन अभी तक कहां तक पहुंचा है और सीबीआई ने अपने अब तक के इन्वेस्टिगेशन में किन किन लोगों को गवाह के तौर पर, आरोपी के तौर पर अपने जांच के दायरे में लिया है? बिल्कुल मीनाक्षी, सीबीआई की टीम प्रयागराज पहुंच चुकी है और जहां पर ये पूरी घटना घटित हुई थी वहां पर दोबारा सीन को रिक्रिएट किया गया है और जो एफआईआर सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई है उसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि जिन 3 लोगों के ऊपर आरोप लगाए हैं महंत नरेंद्र गिरी ने, वो उनके जांच के दायरे में है। जो पुलिस की एफआईआर थी उससे बिल्कुल अलग है सीबीआई की एफआईआर और आज हमारी जानकारी के मुताबिक जो है उन्होंने बलबीर गिरी को संपर्क किया है और आने वाले दिनों में आनंद गिरी और बलबीर गिरी दोनों का जो है कन्फ्रंटेशन कराया जा सकता है, उनसे पूछताछ कराई जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण